जो इन सारे आर्टिकल्स को, इन सारे सिद्धांतों को असल में जमीन पर उतारता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं संविधान की अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स की। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें समझना आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या आर्टिकल्स काफी नहीं थे? संविधान तो पहले से ही इतना बड़ा दस्तावेज है, तो फिर ये अलग से लिस्ट और टेबल्स क्यों? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये अनुसूचियां आखिर हैं क्या। देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। अनुसूचियां या शेड्यूल्स संविधान का एक तरह से प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग मैनुअल हैं। मतलब अगर आर्टिकल्स आपको बताते हैं कि क्या करना है, तो अनुसूचियां आपको बताती हैं कि कैसे करना है। ये वो डिटेल लिस्ट, टेबल्स और नियम हैं जो संविधान के बड़े बड़े सिद्धांतों को असलियत में, जमीनी हकीकत में बदलते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे राष्ट्र की रूपरेखा से। फिर देखेंगे कि भारत की विविधता को कैसे संभाला जाता है। ये भी समझेंगे कि हमारा संविधान समय के साथ कैसे बदला है। फिर हम 3 सूचियों की गहराई में जाएंगे और आखिर में एग्जाम के लिए आपकी अल्टीमेट चेकलिस्ट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। ये जो पहली 4 अनुसूचियां हैं ना, ये हमारे देश के ढांचे की, हमारे प्रशासन की एकदम बुनियाद हैं। कह सकते हैं कि ये भारतीय राज्य की नींव की पहली ईंटें हैं। अब सोचिए, किसी भी देश को बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? उसका नक्शा, उसकी सीमाएं, है ना? पहली अनुसूची बिल्कुल यही काम करती है। ये भारत का ऑफिशियल संवैधानिक मैप है। इसमें हमारे सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का पूरा ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, देश का नक्शा तो बन गया। अब देश को चलाने वाले जो बड़े बड़े पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके वेतन और भत्तों का क्या? ये काम करती है दूसरी अनुसूची। इसका मकसद ये पक्का करना है कि ये ऊंचे पद आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहें, ताकि वे बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकें। और इसके बाद आता है तीसरा कदम, शपथ या प्रतिज्ञान। जब भी कोई मंत्री, सांसद या जज अपना पद संभालता है तो वो एक शपथ लेता है। ये सिर्फ एक रस्म या फॉर्मेलिटी नहीं है। ये संविधान को बनाए रखने का, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का एक बहुत ही गंभीर वादा है। अब आती है चौथी अनुसूची। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे के लिए बहुत जरूरी है। ये तय करती है कि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। और ये सीटें मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर दी जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को 31 सीटें मिली हैं, तो वहीं गोवा को सिर्फ 1। यही तो भारत के संघीय ढांचे का सार है, जो ये पक्का करता है कि हर राज्य की आवाज केंद्र में सुनी जाए। तो देश का एक मजबूत ढांचा तो बन गया, लेकिन भारत की असली पहचान क्या है? इसकी विविधता। हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है कि कैसे संविधान की अनुसूचियां हमारे देश की इस अनोखी सामाजिक और भाषाई विविधता को सहेजती हैं और उसे सुरक्षा देती हैं। अच्छा, अब एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहां एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन होता है, 5वीं और 6ठी अनुसूची। तो इसे ऐसे समझिए, 5वीं अनुसूची एक तरह का जनरल प्रोटेक्शन है, जो पूरे भारत में फैले अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन के लिए है। लेकिन 6ठी अनुसूची एक स्पेशल वीआईपी प्रोटेक्शन है। ये सिर्फ 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के लिए है और उन्हें कहीं ज्यादा स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी देती है। और हाँ, एग्जाम के लिए ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा, AMTM। अब बात करते हैं भाषाओं की। क्या आप जानते हैं कि जब संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी और आज इसमें 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं। सिंधी, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब बाद में जोड़ी गईं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है, कितना इंक्लूसिव है। और एग्जाम के लिहाज से ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी भाषा किस संशोधन से जुड़ी गई। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि हमारे मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। जी हां, सिर्फ 8। बाकी की जो 4 हैं उन्हें बाद में जोड़ा गया, देश के सामने जो नई नई चुनौतियां आईं उनसे निपटने के लिए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीता जागता दस्तावेज। और ये टाइमलाइन हमें वही कहानी बताती है। देखिए, 1951 में पहले ही संशोधन से भूमि सुधारों के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 1985 में दल बदल की राजनीति को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची आई
और फिर 1992 में एक बड़ा कदम उठाया गया, जब 73वें और 74वें संशोधन से 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गई, जिससे लोकतंत्र को पंचायतों और नगरपालिकाओं के जरिए जमीनी स्तर तक पहुंचाया गया। चलिए अब जरा पूरा ध्यान यहां लगाइएगा, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं शायद सबसे जरूरी अनुसूची की, 7वीं अनुसूची। ये हमारे संघीय ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। ये वो जगह है जहां ये तय होता है कि देश में कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी, केंद्र के पास, राज्य के पास या दोनों के पास। तो इसमें है 3 लिस्ट्स। पहली है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। इसमें वो विषय हैं जो पूरे देश के लिए अहम हैं, जैसे कि डिफेंस, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है। शुरू में इसमें 97 विषय थे, जो अब 100 हो गए हैं। दूसरी है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। इसमें पुलिस, कृषि, पब्लिक हेल्थ जैसे स्थानीय महत्व के विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। पहले इसमें 66 विषय हुआ करते थे, जो अब 61 रह गए हैं। और फिर आती है तीसरी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। ये एक तरह का कॉमन ग्राउंड है। इसमें शिक्षा, जंगल, शादी जैसे विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसमें पहले 47 विषय थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 52 हो गई है। और यहां आता है एक बड़ा एग्जाम अलर्ट। साल 1976 में हुए 42nd संशोधन को याद रखिएगा। इस संशोधन के जरिए 5 बहुत जरूरी विषयों को, जिनमें शिक्षा और वन भी शामिल थे, स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इससे हुआ ये कि केंद्र सरकार इन विषयों पर ज्यादा शक्तिशाली हो गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो हमने सभी 12 अनुसूचियों को एक एक करके समझ लिया है। अब बारी है एक फटाफट रिवीजन की। ये है आपकी फाइनल एग्जाम चेकलिस्ट, वो सारे पॉइंट्स जो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो चलिए इस टेबल के साथ सब कुछ एक ही बार में दिमाग में बैठा लेते हैं, फटाफट। पहली अनुसूची राज्य और यूटीज, दूसरी वेतन, तीसरी शपथ, चौथी राज्यसभा की सीटें, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, 6ठी AMTM वाले जनजातीय क्षेत्र, 7वीं शक्तियों का बंटवारा यानी 3 लिस्ट्स, 8वीं 22 भाषाएं, 9वीं भूमि सुधार, 10वीं दल बदल कानून, 11वीं पंचायतें और 12वीं नगर पालिकाएं। मैं तो कहूंगा कि इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएगा। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है, ये 12 अनुसूचियां सिर्फ कुछ लिस्ट्स या टेबल्स नहीं हैं, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र और प्रशासन को चलाने वाला असली इंजन है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जैसे जैसे भारत बदल रहा है, नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी या फिर क्लाइमेट चेंज। तो क्या भविष्य में हमें एक 13वीं अनुसूची की भी जरूरत पड़ सकती है? सोचिएगा जरूर।